गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इसमें मैं आज इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के जो ल्यूसेंट से मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, तो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली एटलीस्ट चाहे मैं एक ही वीडियो डालूँ, बट मैं डालूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन डी कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी है अपने इंडिया की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। तो इसमें यह है ऑप्शन बी कि सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का कॉम्बिनेशन करके कोऑर्डिनेशन बन के होती हैं चीज़ें अपने इंडिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विकासशील राष्ट्र के रूप में। अपना जो इंडिया है ना, तो वो कंप्लीट विकसित है, मीन्स डेवलप्ड भी नहीं है, वो डेवलपिंग कंट्री है अपना इंडिया। ठीक है, मतलब अभी इसमें विकास हो रहा है, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है। सो क्वेश्चन फोर्थ, और हाँ एक चीज़ और जहाँ पर वी आर वेरी लकी कि अभी अपना इंडिया पूर्णतया विकसित नहीं है, मतलब पूरा डेवलप नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यूथ्स के लिए, या यहाँ पर यूथ्स के लिए क्या यार, हर किसी में टैलेंट है, तो अपना टैलेंट हम यहाँ शो कर सकते हैं अपने स्किल्स इंप्रूव करके। अपने इंडिया में जो हमारा ये डेवलप हो रहा है ना, डेवलपिंग कंट्री है अपना, तो यहाँ पर मतलब डेवलपिंग है मीन्स अपने इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हाँ, क्योंकि यार अभी डेवलप्ड हुआ नहीं है कंप्लीट, है ना, मीन्स अभी इसमें कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए डेवलप नहीं हुआ। तो हम उन कमियों को देख सकते हैं कि हाँ यार कौन कौन सी कमी नहीं हुई है, तो हम उन पर दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ यार ये कमी है यहाँ पर, तो वहाँ पर हम अपने करियर को इन्हेंस कर सकते हैं। सो शायद मेरी ये बात किसी को हेल्प कर जाए। थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो तृतीय क्षेत्र करता है। अपने इकोनॉमी के तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला होता है, मतलब तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी पार्ट, मतलब या प्राथमिक क्षेत्र है ना, पहला पार्ट प्राथमिक क्षेत्र। इस प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि जहाँ पर मतलब चीज़ें बनती, चीज़ें मतलब इसमें रॉ मटेरियल होता है एक तरीके से। ठीक है, दूसरा इसमें होता है द्वितीय क्षेत्र, एरिया। सेकेंडरी एरिया में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे जो रॉ मटेरियल हमारा फर्स्ट एरिया में होता है, तो सेकंड क्षेत्र में उस पर प्रोसेस होती है। ठीक है, थर्ड में होता है कि भाई वो जो अब प्रोडक्ट बन गया है, तो थर्ड वाले में उससे सर्विसेज मिलती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फर्स्ट उसमें आप ले लीजिए गाय। ठीक है, यहाँ पर रॉ मटेरियल में मतलब फर्स्ट क्षेत्र में ले लीजिए आप गाय। ठीक है, उसका दूध वगैरह निकाला। अब सेकंड उसमें क्या हो जाएगा, सेकंड उसमें हो जाएगा कि उस दूध से जो ये डेयरी पर वो नहीं मिलती हैं यार, ये पैकेट्स जो मिलते हैं, है ना, अमूल वगैरह इन सब के, तो यहाँ पर ये अमूल वगैरह के पैकेट्स बनाए जा रहे हैं। थर्ड उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर थर्ड क्षेत्र में क्या होता है कि जो लोगों को दूध की नीड है वो लोग आएँ और हमसे ये ले जाएं, मतलब यार ये लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं थर्ड क्षेत्र में, कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें दूध की नीड है, ठीक है पैसे दो और ले जाओ। तो यहाँ पर थर्ड उसमें आता है सर्विसेज। तो अपने इंडिया की इकोनॉमी में जो ये सर्विस वाला पार्ट है, इसका सबसे ज़्यादा योगदान है अपने मतलब जीडीपी को बढ़ाने में। ठीक है, अपने इंडिया की। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, ऑप्शन नंबर डी
कि जिसमें ना तो निर्यात ही होता है ना ही आयात होता है। क्लोज्ड इकोनॉमी है तो यार ना तो इसमें निर्यात होगा ना आयात होगा ना इंपोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें ये जो भी बनाएंगे अपने कंट्री में ही बेचेंगे, और जिसकी भी ज़रूरत होगी अपने कंट्री में ही उगाएंगे या प्रोडक्ट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जो करेंगे अपनी में लेंगे, बाहर किसी कंट्री से इनका लेना देना नहीं होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता, है ना, जिसका भाई दूसरे मतलब वो सिर्फ अपने आप में उसे लेना है देना है, जो भी करना है अपने कंट्री से करना है, उसे बाहर से कुछ नहीं करना। तो ये ऑप्शन नंबर बी, बंद अर्थव्यवस्था या फिर क्लोज्ड इकोनॉमी, जैसे कि फिफ्थ क्वेश्चन में समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो भारत क्या है, ऑप्शन नंबर बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अपने इंडिया में क्या है, लेबर ज़्यादा है मशीनरी कम है, तो इसलिए अपनी इंडिया को श्रम मतलब लेबर अधिक है ऐसी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है किस पर, प्राकृतिक संसाधन पर भी करता है, पूंजी निर्माण पर भी करता है, बाजार के आकार पर भी करता है, मतलब उपयुक्त सभी पर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। मतलब देखो अब अभी अपन इंडिया में, तो हम इंडिया को अपना घर ही तो कहेंगे, लेकिन अगर हम और जगह से मतलब इंडिया के बाहर से भी कांटेक्ट कर लें कि भाई लेना देना कि किसी भी चीज़ का, है ना, जो किसी भी चीज़ का, तो मतलब ये हो गया कि भाई हाँ, हम इंडिया मतलब एज अ घरेलू अर्थव्यवस्था, ठीक है, उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था मतलब कि बाहर के कंट्रीज से एकीकरण हो गया, यूनिफिकेशन हो गया, तो इसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। मतलब अब हम ग्लोबल से एक्सेस कर सकते हैं अपनी, अगर हमें कोई ज़रूरत है तो हम पूरे और जगह से भी एक्सेस कर सकते हैं अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, जो भी हमें चाहिए, ठीक है, इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है, मींस वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। तो ऑप्शन नंबर बी, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। भाई कोई बाधा ही नहीं है, हमें कोई रोक टोक ही नहीं है कि नहीं आप इस कंट्री से सामान नहीं खरीद सकते, यहाँ पर अपना सामान नहीं बेच सकते। ग्लोबलाइजेशन इस चीज़ को ख़त्म करता है कि रोक टोक को ख़त्म करता है, इस बाधा को ख़त्म करता है कि आप कहीं से सामान नहीं खरीद सकते। हम एक ग्लोबलाइजेशन की साझीकरण में जीते हैं अपने इंडिया में, कि नहीं हम किसी भी देश से साझेदारी कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं किसी भी काम के लिए, जो लीगल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण मीन्स ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों का यथासंभव कम से कम करना। जो मैंने ऊपर की दो क्वेश्चंस में समझाया वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। भारत की कुल जो श्रम शक्ति है उसका 54% भाग, मतलब 100 में से 54% भाग श्रम शक्ति में लगा हुआ है, ठीक है, मतलब कृषि में लगा हुआ है, ठीक है, कि 54% लोग कृषि कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है संरचनात्मक मीन्स स्ट्रक्चरल बेरोजगारी है अपने इंडिया में, ठीक है, कि मतलब इसका मतलब ये होता है कि यार एक ही चीज़ के बहुत सारे लोग हैं, मतलब अगर कोई जगह है, ठीक है, कैसे मैं बोलूँ, जैसे कि एक खेत है वहाँ पर दो मजदूर इनफ हैं काम करने के लिए, लेकिन वहाँ पर दो की जगह वहीं 8 लोग काम कर रहे हैं, तो मतलब यार एक ही चीज़ को करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, आप जो काम दो लोग कर सकते हैं उसको काम करने के लिए इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो मतलब ये है कि यार काम कम है और लोग ज़्यादा हैं करने के लिए, वो वाली चीज़, तो स्ट्रक्चरल बेरोजगारी है अपने इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है कौन, एन एस एस ओ,
ये होता है नेशनल सर्वे, नेशनल, सॉरी यार मैं इसकी फुल फॉर्म भूल रही हूँ, बट जो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसी ही इसकी फुल फॉर्म होती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित कौन करता है? NSSO, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? कौन कौन सी भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण अल्प बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी चक्रीय बेरोजगारी, थर्ड है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो अपने इंडिया में ये तीनों ही टाइप की बेरोजगारी की किस्में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? कृषि में अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है, कि मतलब नज़र नहीं आ रही बट वो बेरोजगारी है भी। जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल दिया था नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में, कि भाई एक जगह है, उसको 2 किसान जोत सकते हैं, मतलब 2 किसान उसमें काम कर रहे हैं तो वो इनफ होगा। लेकिन वहाँ पर और भी लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, 2 की जगह 8 4 इतने लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, तो यार मतलब ये दिख भी नहीं रही, लगा हुआ भी है कि भाई हाँ सब काम कर रहे हैं, सबको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, बट यार वो तो 2 लोग ही कर सकते हैं, 2 लोग ही काफ़ी हैं उस काम के लिए, लेकिन उसके लिए काफ़ी सारे लोग लग रहे हैं। तो ये अदृश्य बेरोजगारी हो गई, कि मतलब देखने में लग रहा है कि हाँ सब लोग बिजी हैं, सब अपने काम पर लगे हुए हैं, लेकिन वो मतलब आप समझो कि यार उस काम को करने के लिए कम लोग इनफ थे, लेकिन उसको ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो ये तो हुई ना अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। ये तीनों टाइप के, संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक, मौसमी बेरोजगारी, तो ये सारे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। जैसे मैंने अभी वो कृषि वाला खेत वाला एग्जांपल दिया था, तो ये एकदम इस पर सूट करता है, या इसके लिए फिट एग्जांपल है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है ना। तो मौसमी बेरोजगारी की भी मौसम है, जब वो फसल का टाइम होता है तब तो चलो सब लाख काम पर लगे हुए, लेकिन जब नहीं है तो कौन सा काम करेंगे वो लोग? अदृश्य बेरोजगारी मैंने आपको बताया ही। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये दोनों टाइप की बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो यार सब लोग जानते हैं कि पढ़े लिखे भी इस टाइम पर अनएम्प्लॉय हो रहे हैं, शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, ये बहुत गंभीर समस्या है हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, देश के युवाओं के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मीन्स प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, या फिर अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से संबंधित है, तो एक तो ये कृषि क्षेत्र से संबंधित और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, मतलब अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, इतनी मशीन्स ही नहीं है, लेबर बहुत ज़्यादा है, कि मतलब जब ज़्यादा मशीन्स ही नहीं है तो यार लोग कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, मतलब अपने आप प्रोड्यूस करने की इतनी वो नहीं है। हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है हम लोग बाहर से ही मंगाते हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया से ही वो चीज़ें मंगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शहरी क्षेत्रों में तो यार शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर ए। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां, ऑप्शन नंबर सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः क्या है, कि वहाँ पर श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, क्योंकि जब 2 लोग ये काम को 8 लोग कर रहे हैं तो यार वो सैलरी कितने लोगों में बटेगी? अगर 12,000 सैलरी 2 लोगों को मिलनी थी, 6,000, अब वही सैलरी यार 8,000 लोगों को, सॉरी 8 लोगों को मिल रही है। ठीक है, तो कहाँ कितना पड़ेगा? तो श्रम की सीमांत उत्पादकता तो शून्य ही हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर सकते? और शैक्षिक बेरोजगारी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिलता, तो मौसमी बेरोजगारी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचंड बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये है अल्प रोजगार, प्रचंड बेरोजगारी को, ठीक है, अल्प रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचंड बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है, तो यह है कृषि की, ठीक है। प्रचंड बेरोजगारी को अल्प रोजगार के नाम से भी और अदृश्य बेरोजगारी, इन नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, तो ये कौन करता है गरीबी रेखा का निर्धारण, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग करता है। नीति आयोग के पहले कौन सा आयोग था, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। अब ये 2015 से 1 जनवरी 2015 से जब से मोदी जी आए तो ये नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो भारत में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। गरीबों के प्रतिशत की बात चल रही है, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, आयता में आय में असमानता, ऑप्शन नंबर बी, कि आय में असमानता, कि कोई तो कुछ ज़्यादा ही गरीब है, कोई कुछ ज़्यादा ही अमीर है, तो यार आय में असमानता हुई ना, तो अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। भाई जिसके पास जितना अच्छा पैसा होगा वो उतना अच्छा खाएगा, तो भारत में निर्धनता का स्तर किससे आकलन किया जाता है, कि परिवार कितना उपभोग पर व्यय कर रहा है, खाने पीने पर कितना खर्च कर रहा है, पहनने ओढ़ने पर कितना खर्च कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था, तो ये किया था इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है। गरीबी उन्मूलन के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम का आरंभ किया गया था, इंदिरा गांधी जी ने किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है, तो सबसे ज़्यादा कुपोषण कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। और मैं एक बार मध्य प्रदेश गई थी, वहाँ ही पता है सबसे ज़्यादा सोयाबीन, मूंग, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, और फिर भी वहाँ के लोग कुपोषित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है, सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। एक बार देख लेते हैं अगेन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है, तो ये है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है। मतलब ये है कि मतलब बहुआयामी में ये लोग काफ़ी सारे स्केल्स रख लेंगे कि आपको इस बेसिस पर भी जांच करनी है कि भाई हाँ, मतलब जैसे कि पहनने ओढ़ने के बेसिस पर वो लोग उपभोग पर कितना खर्च कर रहे हैं, मतलब खाने पीने पर कितना खर्च कर रहे हैं, उन लोग की इनकम कितनी है, वो लोग विकास कितना कर रहे हैं, तो ये जब करेंगे ना तो इससे ज़्यादा एक्यूरेटली गरीबी की माप पता चलेगी कि अपने इंडिया में कितनी गरीबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था, IRDP, ट्राइसेम, NREP, ये सब के सब कार्यक्रम गरीबी दूर करने के लिए ही थे ग्रामीण क्षेत्र में या ग्रामीण भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दे रखा है कि भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, ठीक है। इसका क्या कारण है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है, यार इसका रीज़न ये तो नहीं है कि शिक्षा का स्तर नीचा है इसलिए भारत में नगरीय जो मतलब शहर में जो गरीब लोग रहते हैं उनकी जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ए और आर अपनी अपनी जगह दोनों सही है, लेकिन इसका ये रीज़न वैलिड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था ऑप्शन नंबर डी कि गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना, जो गरीब है उनमें गरीबों की मदद करना। ठीक है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। कुटीर ज्योति, ज्योति मतलब लाइट यार है ना, तो मतलब उनको लाइट प्रोवाइड कराने से, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो IBRD का है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन देता है? IBRD देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो UNDP ने बनाया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने बनाया था? UNDP ने। और 40th क्वेश्चन में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन देता है? IBRD देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मीन्स मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? मतलब ये मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने दिया था? ठीक है, तो ये दिया था ऑप्शन नंबर डी, महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? अपन ये देख लेते हैं कि कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये बात ये हो रही है कि मानव विकास सूचकांक में किस किस स्केल को ध्यान में रखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग ये पता किया जाता है कि कितना विकास हो रहा है इंडिया में। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य एवं पोषण पहला ऑप्शन, दूसरा प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है, और तीसरा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा मतलब मृत्यु दर देखी जाती है कि मतलब पैदा होते ही या इतने टाइम में कितने बच्चे जीवित रहे, वो वाली चीज़। ठीक है, तो एक तो स्वास्थ्य एवं पोषण देखा जाता है, प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है और जीवन प्रत्याशा देखी जाती है। इन तीन इंडेक्स के अकॉर्डिंग मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आधार क्या है? तो जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में बताया था, स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर, स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये था मध्य प्रदेश। मतलब स्टेट लेवल पर, राज्य लेवल पर मानव विकास रिपोर्ट किसने दी थी? मध्य प्रदेश ने सबसे पहले दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो ये किया गया अप्रैल 2002 में। ठीक है, मतलब UNDP की जो मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? अप्रैल 2002 में। और कौन से राज्य ने की थी? मध्य प्रदेश ने की थी सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? सॉरी, ये रिपीट हो गया, अप्रैल 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो ये आती है इसके अकॉर्डिंग भारत को ऑप्शन नंबर बी, मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है, मतलब अपन मीडियम लेवल पर हैं विकास के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है, जो है अपन वो देख लेते हैं। जीवन प्रत्याशा है ना, साक्षरता दर और सकल नामांकन। ठीक है, ये मतलब लिंग अनुपात नहीं है, फिलहाल इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, लिंग अनुपात से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार ऑप्शंस ना थोड़ा घुमा फिरा करके दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि लास्ट क्वेश्चंस में जीवन प्रत्याशा था और स्वास्थ्य एवं पोषण था और प्रति व्यक्ति आय था। बस अपने को ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए नहीं है, उसको उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो कौन कौन से असमानता घटाने के उपाय हैं वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ठीक है, करारोपण है,
भूमि सुधार है। ठीक है, अगर हम ये तीनों चीज़ें कर देंगे तो इससे असमानता घट जाएगी। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को उदारीकरण ये कोई ऑप्शन नहीं है असमानता घटाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आज के लिए इतना ही। और आपका ऐसे ही इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली एक ना एक वीडियो डेली लेकर के आऊँ। थैंक यू।